यूट्यूब वाले भी जल्दी आ जाइए। सभी को हैप्पी टीचर्स डे विशेष के लिए। चलिए, हमें लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए कि जो लोग आ चुके हैं उनको उनका टाइम जो है वेस्ट सा ना महसूस हो उनको। चलिए, आपकी स्क्रीन पर वो टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो आ गया है। और हम लोगों ने ये इस टॉपिक में ये सीखा था कि जो रिस्क है बैंकिंग इंडस्ट्री में, कई तरह के रिस्क हैं। और बैंकिंग जो है उसमें एक फॉरेक्स भी एक बड़ा पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो बिजनेस है। और फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्क हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो कुछ एडिशनल रिस्क इसमें कवर किए गए हैं। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें स्टडी कर ली थी। और हम लोग उस पॉइंट पे आ गए थे जहां हम लोग ये डिस्कस करना था कि ईसीजीसी कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करता है। और मैंने ये आपको उस दिन बता दिया था, ईसीजीसी जो है दो तरह की पॉलिसी इशू करता है। एक तो करता है वो बैंक के लिए और एक करता है कस्टमर के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फ्रेश माइंड से हमें टॉपिक करना है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत जितनी पॉलिसी हैं बहुत सिमिलर नेचर की हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो उसको देखते हैं। और आज का जो पूरा क्लास शेड्यूल है, 4 क्लासेस हैं, ये फर्स्ट क्लास है, फिर 1 PM पर है, 6 PM पर है, फिर उसके बाद नाइट 9:30 पर है। तो सभी जो है अपना डेली रूटीन भी करिए और इन क्लासेस को भी पूरा अटेंड कर लीजिएगा। तो 3-4 टॉपिक हम लोग इसमें काफ़ी अच्छे कर सकते हैं अगर आप लोग ध्यान से देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ईसीजीसी है उनकी पॉलिसियाँ एक्सपोर्टर के लिए कौन कौन सी होती है, फिर हम देखेंगे बैंक के लिए कौन सी होती है। ठीक है, तो ईसीजीसी के लिए जो भी पॉलिसी इशू करता है तो सबसे पहली पॉलिसी का नाम है स्टैंडर्ड पॉलिसी। और इसमें क्या होता है, जो भी शॉर्ट टर्म के क्रेडिट हैं उसमें जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसमें जो रिस्क है उसको कवर करता है। फिर दूसरी पॉलिसी है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। थोड़ा सा इसमें सर्टेन इंप्रूवमेंट किए गए हैं, बेसिकली वही है स्टैंडर्ड पॉलिसी, थोड़े इंप्रूवमेंट किए हुए हैं। फिर है स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी। अब ये क्या है, इसमें खास कर से किसी पर्टिकुलर टाइप के शिपमेंट को कवर किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो रिस्क कवर किए जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंटर्स, यानी जो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ जिसमें पेमेंट बाद में होनी है, या इंश्योरेंस फॉर बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जब गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो उसको जो है लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। सर्विसेज रेंडर टू फॉरेन पार्टीज, आप फॉरेन पार्टी के लिए कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टर्न की प्रोजेक्ट अंडरटेकन अब्रॉड, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अभी पीछे हमारे कुछ प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका, कुछ प्रोजेक्ट अफ्रीका में चल रहे हैं वो है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड के बाद 4 नंबर, स्पेसिफिक बायर्स पॉलिसी। पर्टिकुलर जो बायर होते हैं उनके लिए पॉलिसी, अच्छे बायर के लिए। एक्सपोर्ट टर्नओवर, टर्नओवर के हिसाब से पॉलिसी। बायर एक्सपोजर, कि आप जो सेलिंग कर रहे हैं वो किन बायर्स पे कर रहे हैं। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट, कंसाइनमेंट का मतलब होता है ऐसा सामान जो जा तो रहा है, अभी बिका नहीं है, उसकी सेल होनी है। मल्टी बायर एक्सपोजर पॉलिसी, आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी, सिंगल कस्टमर पॉलिसी फॉर एसएमई कस्टमर। तो आप समझ लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज आप पढ़ रहे हैं और
और LIC की डिफरेंट पॉलिसी आज हमें पढ़नी है। LIC जो है ह्यूमन बीइंग की इंश्योरेंस करता है, जबकि ये जो है एक एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि बैंक के लिए कौन सी पॉलिसी, और बैंक के लिए जो भी पॉलिसी होती है उनको कॉमनली गारंटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बात करें कि ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो ये एक्सपोर्ट को क्रेडिट को गारंटी करता है। तो जब वो बैंक से डील करता है तो वो आपके क्रेडिट को गारंटी करता है, और जब वो एक्सपोर्टर से डील करता है तो उसे डिफरेंट एस्पेक्ट को वो कवर करता है। ठीक है, तो इसमें पहली क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, इसको बोलते हैं होल टर्नओवर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। क्या हुआ? हेलो, कुछ कह रहे हैं क्या आप? चलो, कोई कंफ्यूजन रहेगी था, मैं अभी पार्टिसिपेंट को म्यूट कर देता हूं। तो फर्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, जिसको हम WTPC भी बोलते हैं, और ECIB का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स। दूसरा है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी। तीसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट, तो ये यहाँ पे प्री शिपमेंट वाला है और नीचे है पोस्ट शिपमेंट वाला। ठीक है, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी ओवरसीज लीजिंग के लिए, और ट्रांसफर गारंटी। तो ये स्कीम है, अब स्कीम को एक एक करके देखेंगे। तो जब हम एक स्कीम को ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली और स्कीम के फीचर्स आपको मालूम होते जाएंगे, और ये समवट ऐसा टॉपिक है जिसमें फैक्ट का बहुत जोर रहेगा कि ये पॉलिसी किस लिए की जाती है, इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी उसको लेते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसी जैसे आमतौर पे जो अधिकतर लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या क्या कवर करता है क्या नहीं। तो पहले तो बोला उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज क्या कौन कौन सी होती हैं। पहले बोला जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी में भी एक सब क्लॉज है, क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क। दूसरा बोलता पॉलिटिकल रिस्क। तो इसमें बोला जब आप शिपमेंट करते हैं, जब आप शिपमेंट करते हैं उस कंडीशन में, और नीचे है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल होता है, शिपमेंट बाद में होता है। तो दोनों में ही आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉम्प्रिहेंसिव है और कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल भी है। तो शिपमेंट में भी दोनों है और कॉन्ट्रैक्ट में भी दोनों है। अब कॉम्प्रिहेंसिव और पॉलिटिकल से मतलब क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब है टू कवर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क हमने पढ़ लिया था कि किसी कंट्री में वहां की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्क होता है। कॉमर्शियल रिस्क है कि बायर और सेलर के बीच में जो होता है। कॉमर्शियल रिस्क बायर और सेलर के बीच में होता है। पॉलिटिकल रिस्क वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क लेंगे तो वो दोनों को कवर करता है, और नहीं तो दूसरी जो पॉलिसी होती है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क। और जो पॉलिसी होती है डेट ऑफ शिपमेंट से स्टार्ट होती है, जैसे पहले ही बताया था, और जो ये वाली होती हैं वो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने का नहीं था। अब आते हैं कौन कौन से रिस्क को किस तरह कवर करते हैं। कॉमर्शियल रिस्क में कौन से आते हैं, पॉलिटिकल रिस्क में। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे, कॉमर्शियल रिस्क में कवरिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ द ओवरसीज बायर, protracted default by the overseas buyer to pay the goods accepted by him within a specified period, usually 4 मंथ। 4 मंथ तक अगर वो आपकी पॉलिसी उसका एक्सपोर्ट का पेमेंट नहीं करता। रेपुडिएशन यानी वो मना कर देता, रिजेक्ट कर देता है, बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन।
तो इतनी चीजें कॉमर्शियल रिस्क में आती हैं। और पॉलिटिकल रिस्क में क्या है, वहां के जो गवर्नमेंट एक्शन है वो ब्लॉक कर सकती है, डिले कर सकती है पेमेंट में, और रिवॉल्यूशन हो सकता है, सिविल डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाहर से वॉर हो सकती है, और लो जो इंटरनल, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, न्यू इम्पोर्ट लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन आर कैंसिलेशन ऑफ ए वैलिड इम्पोर्ट लाइसेंस इन द बायर्स कंट्री। तो यहाँ पे बोला है कई बार क्या होता है कि वो लाइसेंस देने को भी मना कर देती है गवर्नमेंट, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कवर करते हैं हम पॉलिटिकल रिस्क में, और इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं कॉमर्शियल रिस्क में। अब नॉट कवर, ये जो पॉलिसी क्या कवर नहीं करती, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो वो क्या कवर नहीं करती, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या कवर नहीं करती कि आपस के डिस्प्यूट को कवर नहीं करेगी। कॉमर्शियल डिस्प्यूट वो कहेगा जी आपने सामान भेजा था उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं लिखी और ये खराब हो गया, वैसा हो, ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। कॉजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, जिसका आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बायर्स फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी, अगर मान लिया वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन का लाइसेंस नहीं ले पाया, उसने ऑर्डर तो कर दिया और आपने भेज भी दिया, फिर उसे जो वहां लाइसेंस लेना था वो नहीं ले पाया। उसमें लिखा हुआ है कि भैया उस कंट्री का इंपोर्ट होगा तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, वो नहीं ले पाया और आपने उसे भेज दिया, तो वो नहीं कवर करेगा। अब यहां देखना जरा, डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर, कलेक्टिंग बैंक, लॉस और डैमेज टू गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल, तो ऐसा लॉस जो जनरल इंश्योरेंस से कवर होता है, जैसे आग लगने का, डूब जाने का, वो तो कवर होगा आपका जनरल इंश्योरेंस से, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। और आपका जो एजेंट है या आपका जो कलेक्टिंग बैंक है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो गलती करेगा तो भी कवर नहीं करेंगे। यहां ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ था इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, तो बायर दिवालिया हो गया तो कवर हो जाएगा, लेकिन आपका कोई एजेंट दिवालिया होगा तो कवर नहीं होगा, क्योंकि एजेंट है, असली मालिक आपका क्या कह रहा है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क को कवर नहीं करती पॉलिसी। एक्सपोर्टर टू फुलफिल, अगर एक्सपोर्टर जो है जो टर्म्स हैं उसमें से कुछ नेग्लिजेंस करता है तो उसको कवर नहीं करता। और ये जो पॉलिसी है वो 90% ऑफ द एक्सपोर्ट वैल्यू को कवर करती है, ठीक है। और अलग अलग कंट्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से उसकी पॉलिसी के प्रीमियम होते हैं। तो ये हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी। अगर आप इस पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे आने वाली पॉलिसी में आपको कई सारी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी आ गई, तो ये क्या एक स्पेसिफिक हो गई, स्मॉल एक्सपोर्टर है उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी हो जाएगी। क्या है इसमें देखना, इसने बोला हुआ है ये ऐसे उसको डिक्लेरेशन टाइप ऑफ पॉलिसी एंड इश्यू टू कवर शिपमेंट दैट मे बी मेड इन पीरियड ऑफ 24 मंथ। अगर यानी अभी आपने शुरू नहीं किए, 24 मंथ में नेक्स्ट में जानी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे है, और ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी है। इसमें क्या चीज नहीं है, पॉलिटिकल रिस्क कवर नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग पॉलिसी स्मॉल एक्सपोर्टर डिफाइंड, कौन होते हैं स्मॉल, जिनका 12 महीने का टर्नओवर, प्रोजेक्टेड टर्नओवर 50 लाख से कम होता है, उनको हम स्मॉल बोलते हैं, और 50 लाख से ज्यादा वाले को हम बड़ा बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसी प्रोवाइड अगेंस्ट कॉमर्शियल रिस्क कवरिंग, अब कॉमर्शियल रिस्क जो वहां डिफाइन किए थे वही है, लेकिन इसमें एक बात है कि 2 मंथ तक पेमेंट नहीं आए, ऊपर वाले में 4 मंथ था, अब स्मॉलर है उसको भैया 2 मंथ में आ जाना चाहिए पैसा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट लीगल एक्शन अगेंस्ट द बायर इज कंसीडर्ड टू बी इनएडवाइजेबल, मतलब जहां वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, ऐसी चीजों को कवर करना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कवर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क, अब ये क्या है, पॉलिटिकल रिस्क में तो ऊपर वाली चीज है, और ये पॉलिटिकल रिस्क भी कवर करती है। और रिस्क कौन से, वही कि भैया रेस्ट्रिक्शन लग जाए,
गवर्नमेंट में कुछ एक्शन हो जाए, कुछ ब्लॉक कर दे, डिले कर दे, बायर वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, न्यू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन आ जाए, इंटरप्शन इन डाइवर्जन वियोग, जो समुद्र का रास्ता होता है उसमें डाइवर्जन हो जाए, उसने कहा नहीं हमारे पोर्ट से नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये वाली चीज कवर करेगी वो कंपनी। कॉमर्शियल रिस्क में वो चीज कवर करेगी, पॉलिटिकल रिस्क में इन चीजों को कवर करेगी। विच कैन नॉट बी कवर्ड फॉर द बायर, जो बायर नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस से कवर नहीं कर पाता उनको कवर करेगी, ठीक है। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी डज नॉट कवर। अब देखो डज नॉट कवर जब भी आता है तो वही जो ऊपर वाले हैं वही हैं, देखना। कॉमर्शियल डिस्प्यूट को कवर नहीं करेगी, गुड्स के इनहेरेंट नेचर को कवर नहीं करेगी, और जो नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन नहीं लाया उसको कवर नहीं करेगी, एजेंट के और बैंक के इंसॉल्वेंसी को कवर नहीं करेगी, लॉस और डैमेज टू गुड विच कैन बी जनरल इंश्योरेंस जो कवर वो नहीं करेगी, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन कवर नहीं करेगी, और एक्सपोर्टर टू फिलफिल टर्म्स जैसा उसने कहा था कि वो नहीं कर पा वो नहीं कर पाएगी। एक इसमें और आ गया है, क्या आ गया है, नॉन पेमेंट अंडर एलसी ड्यू टू एनी डिस्क्रिपेंसी पॉइंटेड आउट एलसी ओपनिंग बैंक। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि आप एक्सपोर्टर हैं, आपने गुड्स भेजे और एलसी ओपनिंग बैंक ने कुछ पॉइंट रेज कर दिए कि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं भेजे, उसको भी कवर नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सही आपने भेजने हैं, उसको भी कवर नहीं करेगी। और ये पॉलिसी 12 मंथ के लिए इशू होती है, ये पॉलिसी 12 मंथ के लिए इशू होती है। इस बीच में अगर किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो वो पॉइंट पूछे, डिस्कस करे, आपके मन में कोई बात आ रही है तो उसकी बात करे, बोलिए। जितने भी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं टीचर्स डे की, और मेरी सर रिक्वेस्ट है कॉलेज कि क्लासेस में प्लीज रहिए। सर इनहेरेंट कॉलेज नेचर में मीनिंग प्रिंट पूछा इन हुआ थे। है, इनहेरेंट का मतलब होता है, हाँ इसका मतलब है कि जैसे ही आप ऐसे समझिए कि जो उसके अंदर पहले से होता है, जैसे फल है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, केमिकल है उसकी एक्सपायरी होती है, इनहेरेंट रिस्क है, जो प्रोडक्ट बनते ही शुरू हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। हाँ और कुछ पूछ पूछ रहे थे। नहीं पूछ रहे थे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर डाउट में रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जरा बड़ा मजा सा नहीं आता, लेकिन क्या करें, थ्योरी में तो है ही। बस ये लेकिन इसमें मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है सर? क्वेश्चन जो आता है पिछले बार के बच्चों ने बताया हुआ है कि जैसे एक पॉलिसी का नाम ले लेगा, उसमें पूछेगा कि ये इनमें से कौन सा फीचर इस पॉलिसी में नहीं होता, या एक कोई कंडीशन बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ कि ट्रेडर ने सेल किया, बायर ने परचेज किया, और उसने पॉलिसी को मना कर दिया, ईसीजीसी ने उसकी पॉलिसी नहीं करी, किस कारण से नहीं कर सकता है, कौन कौन सी चीज कवर करेगा नहीं करेगा, उसको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ओके सर। जैसे आप लोग अपनी पॉलिसी लेते हैं ना तो 36 बातें पूछते हैं ना उससे, इंश्योरेंस वाले से, कि बिल्कुल भैया बिल्कुल इसमें सर, क्या हाँ होगा, हाँ। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो वही सारी चीजें इसमें है। लेकिन ये एक्सपोर्टर की पॉलिसी है, इसके आपका घर की पॉलिसी लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब आ गया, अगर हमने दो पॉलिसी पढ़ ली, स्टैंडर्ड पॉलिसी और स्मॉल एक्सपोर्टर, थर्ड पॉलिसी है स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी। अब स्पेसिफिक शिपमेंट पर्टिकुलर शिपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। क्या करता है यहाँ पे, ये कहता है कवर्स क्या करता है, कॉमर्शियल पॉलिटिक्स दोनों करता है, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है नॉट एक्सीडिंग 180 डे। तो ऐसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट की एक्सपोर्ट को कवर करता है जो 180 दिन के लिए दिए गए। कवर अंडर दीज पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर शिपमेंट मेड टू बी मेड बाय द एक्सपोर्टर टू ए बायर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक शिपमेंट की पॉलिसी हो रही है, पर्टिकुलर शिपमेंट की। दिस पॉलिसी कैन बी अवेल्ड बाय द
एक्सपोर्टर हु डू नॉट होल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवरिंग शिपमेंट इन, तो जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक ट्रेड का, उसमें अगर कवर नहीं हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा उसको कवर करने के लिए पॉलिसी लोग लेते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी कुड बी, अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी में क्या हो सकता है कि वो दोनों रिस्क कवर कर सकती है, और टू कवर ओनली पॉलिटिकल एट ए पोस्ट शिपमेंट स्टेज, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क हमेशा पोस्ट शिपमेंट स्टेज में होता है। जब आप गुड्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, शिपमेंट कर देते हैं, तभी वो दूसरी कंट्री की बात आती है। इन केस वेयर द बायर इज एन ओवरसीज गवर्नमेंट, ओवरसीज गवर्नमेंट है, पेमेंट आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट और बैंक आर मेड टू एसोसिएट स्पेसिफिक शिपमेंट एंड डिफॉल्ट बाय एलसी ओपनिंग बैंक पॉलिसी, तो वो कहते हैं इस कंडीशन में स्पेसिफिक पॉलिसी को वो प्रिफर करते हैं। कॉमर्शियल रिस्क कवर्ड बाई, वही सेम है सारे, देखो कॉमर्शियल बायर को करेगी, अगर वो 4 महीने में पेमेंट नहीं कर पाया तो करेगी, और बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स, बायर्स फेल हो गया एक्सेप्ट करने में गुड, तो अब इसमें देखिए कई बार क्या होता है वो सब कुछ सही भेजा लेकिन वो ले ही नहीं रहा, क्योंकि लेगा तो पेमेंट देगा। और पॉलिटिकल में वही है, इम्पोजिशन हो जाए, वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, डिस्ट्रप्शन हो जाए, न्यू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, वही सेम चीजें सब, ठीक है। अच्छा, अब ये कवर क्या नहीं करती, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे जो कवर नहीं करती है क्या, कॉमर्शियल डिस्प्यूट कहीं पे भी कवर नहीं होता, इनहेरेंट नेचर कहीं पर भी कवर नहीं होता, बायर का फेलियर लाइसेंस लेना कहीं पर भी कवर नहीं होता, और इंसॉल्वेंसी कहीं कवर नहीं होती, लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ये क्यों नहीं कवर होती, मुझे आंसर दीजिए, ये इसमें क्यों नहीं कवर करते, एक्सचेंज रेट का कहीं कवर नहीं होता, फेलियर अगर आप कुछ फुलफिल नहीं कर पाते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं तो कवर नहीं होगा, ठीक है। जरा मुझे आंसर दीजिए, लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स क्यों नहीं कवर करते। तो ये तो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, जनरल हाँ, इंश्योरेंस कवर बिकॉज इट करेगी। इज कवर्ड जनरल इंश्योरेंस, तो ये एक्सपोर्ट के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। एक्सपोर्ट में तो एक्सपोर्टर, बायर, बल्कि आप ऐसे कहें एक्सपोर्टर के पार्ट का डिफॉल्ट कवर नहीं होता इसमें, सिर्फ बायर के पार्ट का डिफॉल्ट, बायर की कंट्री का बैंक का डिफॉल्ट, आपका जो कंट्री है, कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन, शिपमेंट का रिस्क, ये सब रिस्क कवर करते हैं, ठीक है। डी आ गया एक्सपोर्ट स्पेसिफिक, अब यहां पे आ गया स्पेसिफिक बायर, तो स्पेसिफिक बायर में दो चीजें बताई है उसने, एक तो यहां पर एक्सपोर्ट बायर वाइज पॉलिसी provides cover to Indian exporter against the commercial political risk involved in export or short term credit to a particular buyer। जैसे मान लिया कि आपकी कंट्री से एप्पल कंपनी कुछ एक्सपोर्ट करती है, तो वो स्पेसिफिक बायर है, तो उसके रिस्क को देखते हुए पॉलिसी इशू हो जाएगी, अरे एप्पल मंगा रहा है, चलो हमारी तरफ से पॉलिसी कवर दे दो, ऐसे all shipment to the buyer in respect of whom the policy issued will have to be covered, however there is a provision to permit exclusion of shipment under LC। क्या बोला हुआ है, जो LC वाले शिपमेंट हैं उनको हटा देंगे आप, जरा आंसर दीजिए कि LC वाले को क्यों हटा देंगे। बिकॉज ऑफ वेरी वेरी ऑलरेडी वेरी सिक्योर्ड फिनोमेना होता है उसमें, पहले से ही थोड़ा सेफर होता है वो, ठीक है, बैंक इन्वॉल्व होता है उसमें। दीज पॉलिसीज कैन बी अवेल्ड बाय द एक्सपोर्टर हु डू नॉट होल्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी। अब कोई लोग जो स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं लेते हैं वो कई बार स्पेसिफिक बायर्स पॉलिसी लेते हैं, दीज पॉलिसी कैन बी अवेल्ड, अच्छा, ऑल्सो बाय द एक्सपोर्टर ऑलरेडी हैविंग, तो दोनों लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी रखते हैं या नहीं रखते हैं, और ये 3 टाइप की होती हैं। अब देखो 3 टाइप की क्या है, पहले वाले में दोनों रिस्क कवर कर रहा है, दूसरे वाले में सिर्फ पॉलिटिकल कर रहा है, और तीसरे वाले में इंसॉल्वेंसी, डिफॉल्ट बाय एलसी ओपनिंग बैंक एंड पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, यानी तीसरी वाली पॉलिसी
इसमें बायर की इंसॉल्वेंसी भी कवर कर रहा है और ओपनिंग बैंक की भी कि वो नहीं दे रहा वो भी कवर कर रहा है और पॉलिटिकल रिस्क भी कवर कर रहा है। ठीक है, और तीनों ही पॉलिसी शॉर्ट टर्म होती हैं। बायर एक्सपोजर पॉलिसी, अब बायर एक्सपोजर पॉलिसी क्या होता है? विच इज स्पेशली डिजाइन टू लार्ज एक्सपोर्टर टू कवर देयर एक्सपोजर ऑन ए पर्टिकुलर बायर ऑन ए बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपोजर। यानी वो पहले से एक्सपोजर बता देंगे कि इतने तक का अगर एक्सपोजर है तो वहां पर हम कवर करेंगे। ठीक है, टू टाइप ऑफ एक्सपोजर पॉलिसी कौन कौन सी होती हैं? कवरिंग द रिस्क ऑन ए स्पेसिफाइड बायर एंड अनदर इज कवरिंग द रिस्क ऑफ ऑल बायर्स। पहली बात क्या है? एक स्पेसिफिक बायर पे कवर है और दूसरी क्या है? ऑल बायर्स पे। द बायर एक्सपोजर पॉलिसी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपोर्टर to choose to obtain exposure based on the selected buyer, which provide cover against the commercial and political both risk cover कर रही है for both non LC और LC। और यहाँ पे देखो आप कि ये जो बायर एक्सपोजर पॉलिसी है चाहे LC है या नहीं है दोनों कवर कर रही है। ऊपर जो हमने पढ़ी थी स्पेसिफिक बायर्स वाली उसमें LC वाले को नहीं लिया गया था। ठीक है, a separate buyer exposure policy is issued for each buyer covering all export to be made। तो वो बायर टू बायर पॉलिसी चल रही है और इसमें हैज ऑप्टेड कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क ऑफ फेलियर टू LC ओपनिंग बैंक in respect of the export of LC will also be covered for the bank with word rank up to 25,000 as per the list edition। अब देखो एक ये बैंकर पब्लिकेशन होता है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बैंकर पब्लिकेशन होता है बैंकर्स अल्मानेक, और ये जो है इसमें पूरे इंटरनेशनल बैंक का डेटा होता है और इंटरनेशनल बैंक के डेटा में किसने कभी डिफॉल्ट किया नहीं किया उसका डिटेल्स होता है। तो उसमें बोला हुआ है जो वर्ल्ड रैंक में 25,000 25,000 तक के जो रेंज के बैंक है उनको कवर कर रहा है। ठीक है, LC के लिए। Since this book provide a quick snapshot of entire bank financial, वो पूरे बैंक के बारे में होता है कि आपको LC ओपनिंग बैंक्स जो है उसके बारे में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको बताएगा। द एक्सपोर्टर ऑफ हिज बैंक कैन इजिली वैल्यूएट, तो उससे आराम से पता लग जाता है कि भैया ये बैंक की स्टेटस कैसा है। अब आ गया एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में क्या है? इसमें एक अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? is a variation of a standard policy of the large exporter who contribute not less than 10 lakh per annum towards the premium। ये टर्नओवर नहीं है, ये प्रीमियम है, ध्यान रखना। अब आप देखिए कि कोई कस्टमर या एक्सपोर्टर आपको 10 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है, तो 10 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है इसका मतलब टर्नओवर बहुत होगा उसका। तो ऐसे लोगों के लिए ये पॉलिसी इशू की गई है। ठीक है, 10 lakhs in a year आप entitled to avail it। तो टर्नओवर प्रीमियम का टर्नओवर है likely to exceed premium payable। The policy involves a projection of the export turnover of the exporter for a year, the initial determination of the premium payable on the basis subject to adjustment at the। तो इसमें क्या है? पहले से ही वो एक मोटा अमाउंट उनको दे देता है कि भैया हमारा इतना टर्नओवर होने वाला है और ये पकड़ो 12 लाख की प्रीमियम, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, भाई बड़ा कस्टमर है एडिशनल दे देंगे आप इसको। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर हायर डिस्क्रिशनरी क्रेडिट लिमिट ऑन ओवरसीज बायर बेस्ड ऑन द टोटल प्रीमियम पेड बाय द एक्सपोर्टर अंडर दिस पॉलिसी। अगला है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट आपको पता है, कंसाइनमेंट वो होता है जो अभी तक जिसमें सेलर बायर डिसाइड नहीं होता। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिलैक्सिंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड हैव टू बी लेड न्यू मेथड ऑफ द ट्रेड सप्लायर ऑफ द पेमेंट, सप्लाईज एंड पेमेंट। तो ट्रेड सप्लाई होगी बाद में पेमेंट होगा। मेथड इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड बाय इंडियन एक्सपोर्टर। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट वेयर द गुड्स आर शिप्ड एंड हेल्ड इन स्टॉक ऑफ ओवरसीज सेंटर रेडी टू सेल टू द ओवरसीज बायर एज एंड व्हेन ऑर्डर रिसीव। मैंने ये बताया ना आपको, कंसाइनमेंट का मतलब अभी आपके पास जो है
सेलर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी आपके पास सेलर डिसाइड नहीं हुआ है, और जब आपका कंसाइनमेंट वहां पहुंचेगा तो बाद में डिसाइड होगा, अभी वो वेयर हाउस में रखा हुआ वहां पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। 10 देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन द शिपमेंट एंड द एक्चुअल सेल, उसमें थोड़ा टाइम होता है उस बीच का। टू प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर पॉसिबल लॉस व्हेन सेलिंग ऑफ गुड्स अल्टीमेट बायर, ईसीजीसी हैज इंट्रोड्यूस ए कंसाइनमेंट पॉलिसी कवर। तो इसके लिए कंसाइनमेंट कवर है। तो उसमें क्या है, पॉलिसी प्रोवाइड कवर। तो इसमें क्या क्या कवर करता है, तो इसमें दो चीजें वो दी हुई हैं, टू पॉलिसीज होती हैं। पहला है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट, दूसरा है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी। तो स्टॉक होल्डिंग एजेंट के पास है अगर मान लिया तो क्या होगा, और तो उसमें देखो पहली वाली जो स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी में बोलता है मर्चेंटाइज शिप्ड टू एन ओवरसीज एंटिटी इन परसुएंस ऑफ ए एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने किसी को दे दिया, उसने बोला मैं आपका माल बिकवा दूंगा, उसने कहा मैं अरेंजमेंट करता हूँ कि आप सेंड एक्सपोर्ट कर दो, मैं रखूंगा और मैं सेल करवा दूंगा, आप एजेंट को दिया। तो ओवरसीज एजेंट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी विद नो एसोसिएट, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। द एजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी ओनली एनी ऑफ ऑल द फॉलोइंग, क्या होता है, वो रिसीविंग ऑफ द शिपमेंट लेगा, हैंड होल्डिंग करेगा, अल्टीमेट बायर को आइडेंटिफाई करेगा, उसको सेल करेगा और उसके बाद उसको पैसा देगा। द सेल्स बीइंग मेड बाय द एजेंट वुड बी एट द रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, रिस्क किसका है, एक्सपोर्टर का। वेदर और नॉट सच सेल्स आर इन द एजेंट्स ओन नेम अदरवाइज इन कंसिडरेशन ऑफ ए कमीशन सम अदर रिवार्ड, और तो जो भी एजेंट है वो एजेंट किसी ना किसी कमीशन के लिए काम करता है, उसको उसके बदले में कुछ मिलता है, कंपनसेशन मिलता है जब सेल्स कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आ गई एक पॉलिसी आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी सिंगल कस्टमर, कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए जो है क्या है, क्या कवरेज है। तो इसमें बोला हुआ है सर्विस ड्यूरिंग ए डिफाइंड पीरियड विल with billing on the basis of the service rendered during the period, say a week, a month or a quarter. One policy for one buyer is issued for 12 months. Commercial risk, buyer risk, political risk and LC opening bank risks are covered under this policy. Extent of coverage of 80%. Policy will be offered for contract which contain standard terms and condition as per the, तो जो भी इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में लिखा वो कवर करेगा। प्रोटेक्शन हेलो अवेलेबल अप टू द लॉस लिमिट अप्रूव्ड बाय द बायर अंडर, वो जितना लॉस का रेंज देगा उतना कवर का। प्रीमियम पेबल ओनली ऑन द लॉस लिमिट अप्रूव्ड बाय द बायर इररेस्पेक्टिव ऑफ द शिपमेंट इफेक्टेड बाय द बायर, वो शिपमेंट कितने की उससे मतलब नहीं है, वो लॉस कहेगा भी मेरे को इससे इतना लॉस हुआ है। देयर इज सेपरेट पॉलिसी per buyer, no claim bonus 5% up to a maximum 50% is the available। तो हर बायर के अगेंस्ट में वो जो आईटी वाली पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है। अब है आखिरी पॉलिसी, पॉलिसी फॉर एसएमई सेक्टर। द पॉलिसी पर्टिकुलर प्रोवाइड एसएमई सेक्टर इजी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कन्वीनियंस, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क कवर्ड। द पॉलिसी ऑफ ए 12 मंथ, अधिकतर देखो पॉलिसी का पीरियड 12 मंथ रखा गया है, क्यों, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी एक्सपोर्ट ट्रेड मैक्सिमम एक साल में रियलाइज हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ कवर 90%। द पॉलिसी इज मेंट फॉर एक्सपोर्टर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैविंग इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैविंग इन्वेस्टेड इक्विपमेंट। तो एमएसएमई डी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इसमें आते हैं उन लोगों को लिया गया है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हो चाहे किसी में हो, उनको कवर करने के लिए जो गुड एक्सपोर्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट आ गया है फाइनेंशियल गारंटी, और फाइनेंशियल गारंटी में कई बार बता चुका हूं ये पॉलिसी बैंक लेता है, बैंक टेक्स दिस पॉलिसी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। इसमें आपकी ये पॉलिसी दी है, सबसे पहले है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस यानी प्री शिपमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है पोस्ट शिपमेंट। इसको क्लियर कर लीजिए। देखो
शिपमेंट से पहले ये पूरा इलाका प्री शिपमेंट है, ये पूरा पोस्ट शिपमेंट है, लेकिन इसे बीच में एक और आया एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस। तो जब कॉन्ट्रैक्ट से लेके शिपमेंट से या प्रोडक्शन तक का टाइम जो होता है, प्रोडक्शन के बाद ही शिपमेंट होता है ना, तो इस टाइम को कवर करने के लिए ये पॉलिसी। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, यानी जो बैंकों ने एक्सपोर्ट फाइनेंस किया उनकी गारंटी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। और एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग। तो ये पहला वाला देखते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। तो उसमें क्या हुआ, जितने भी एक्सपोर्टर को लोन दिए हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, वो सारे इसमें कवर होते हैं। और एलसी क्वालिटीज फॉर पैकिंग क्रेडिट गारंटी, इट इज इश्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो फिर वही बात आ गई 1 ईयर की, क्योंकि 1 ईयर में करना है। और ये तब होती है इन केस प्री शिपमेंट क्रेडिट ग्रांटेड इज नॉट पेड 4 मंथ। तो जैसा स्टैंडर्ड पॉलिसी में था 4 महीने का समय है उसमें। और इसमें क्या है, इसमें बोलता है कि एक तो है होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, होल टर्नओवर पैकिंग, क्योंकि ये प्री शिपमेंट वाली है, इसका नाम होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट है। मतलब होल टर्नओवर, बैंक ने जितने लोन दिए हैं, बैंक ने $5 लाख के लोन दिए हैं कुल मिलाकर के, तो सारे टर्नओवर को दिया, ठीक है। बैंक इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द लिमिट सैंक्शन ऑफ देयर एक्सपोर्टर कस्टमर विद इन 30 डेज। तो जैसे ही वो लोन देगा कस्टमर को, तुरंत उसको इन्फॉर्म कर देगा ईसीजीसी को। द प्रीमियम एंड कवर अवेलेबल वेरीज ऑफ बैंक टू बैंक, और ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है ईसीजीसी किस बैंक के साथ कौन सी वो करता है। अब आया प्रोडक्शन, ये आया प्रोडक्शन। और तीसरा अगला वाला आएगा हमारा पोस्ट शिपमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कवर्स एडवांसेस गिवन इंसेंटिव रिसीवेबल एट द प्री शिपमेंट स्टेज। तो प्री शिपमेंट स्टेज पर ही ये दी जाएगी। वाइल द एक्सटेंट ऑफ द कवर, द प्रीमियम रेट, प्रीमियम आर द सेम ऑफ पैकिंग क्रेडिट गारंटी, बैंक हैविंग इतना आर एलिजिबल टू कंसेशनल प्रीमियम रेट एट हायर कवरेज। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में बोला कि आमतौर पर वही प्रीमियम होती है जो ऊपर देखी थी हमने प्री शिपमेंट वाला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। अगला है पोस्ट शिपमेंट। अब भाई पोस्ट शिपमेंट का मतलब उसे भेजना है, सामान रेडी हो गया, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रेड इंश्योरेंस फॉर बैंक issued by the ECG on whole turnover basis also, wherein advance granted by the bank exporter by way of purchase, negotiation or discount of export bill, advance against export bill sent। तो इन सब कामों के लिए कवर होता है। इन द हायर परसेंटेज ऑफ कवर इज अवेलेबल एट लेसर प्रीमियम। अच्छा मुझे जरा एक चीज बताओ देख करके, यहाँ पर ये देखना गलत लिखा हुआ है, जरा देख के बताइए। होल सर वही तो टर्नओवर लिखा हुआ है, है, होल टर्नओवर ही लिखा है, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट ही लिखा हुआ है। नहीं इसमें वो ये गलत छपा हुआ है, इसमें वो होना चाहिए पोस्ट शिपमेंट। ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। हाँ क्योंकि वो प्री शिपमेंट अलग हो गया ना, वो कट कॉपी पेस्ट हो गया होगा ना। सर बुक में भी पोस्ट पैकिंग क्रेडिट ही है। नहीं बुक में ही तो कर रहा हूँ, बुक में ही कह रहा हूँ ना। ये देखो यहाँ सही लिखा हुआ है ना, ये जो है WTPC WTPS है, ठीक है, सही कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि ये तो बहुत लॉजिकली है। जब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट शिपमेंट तो PC नहीं लिखा होना चाहिए ना, ये यहाँ पे PS कर लीजिए, यहाँ पे पोस्ट शिपमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आया एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, when the bank grant post shipment advances to their exporter against exporter incentive receivables in the form of cash assistance, duty drawback, it can cover। अब देखो कई बार क्या था, जब एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट करता है तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, कैश असिस्टेंस मिला, क्या मिला,
गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इतने तक का एक्सपोर्ट तो इतने का असिस्टेंस, या टैक्स में छूट देती है, तो टैक्स में छूट दे रही है उसे ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, the nature of the counter guarantee to the bank against the possible losses that may be suffer on account of guarantee issued by them on behalf of the exporter client। तो बैंक ने क्या करा होता है, गारंटी इशू करी होती है, किसके बिहाफ पे, अपने एक्सपोर्टर। ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है और ये बैंक है। बैंक ने इसके बिहाफ पे इसको गारंटी इशू कर रखी है एक्सपोर्टर के बिहाफ पे, और कल को कोई लॉस हो जाए उसको, यानी इंडेमनिटी ले रखी है उसने पहले। गारंटी आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्टर क्लाइंट इन फेवर ऑफ द ओवरसीज बायर, वही जो मैंने भी आपको ऊपर डायग्राम बताया। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिड बॉन्ड, क्वालिटी गारंटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन फेवर ऑफ कस्टम्स फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो किसी भी चीज के अगेंस्ट में, चाहे वो फ्री मटेरियल हो, चाहे कुछ भी कस्टम ड्यूटी दे रखी है या कुछ दे रखा है, और ऑन रिड्यूस ड्यूटी अगेंस्ट द एक्सपोर्ट कमिटमेंट, ऐसे कोई भी कमिटमेंट किए हुए उनके लिए करता। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग, तो कभी कभी क्या होता है बाहर के लिए लैंड करते हैं, लेकिन उसका पर्पज क्या होता है, इंडिया में एक्सपोर्ट को वो करना। उसने बोला हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, द प्रीमियम सच गारंटी आर पेबल इंडियन रुपीज। इफ ए बैंक फाइनेंस एन एक्सपोर्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट प्रोवाइड ए फॉरेन करेंसी लोन टू कॉन्ट्रैक्टर, इट कैन प्रोटेक्ट। कहने का मतलब अगर आपने कोई बाहर बैठा हुआ उसको आपने फॉरेन करेंसी में कोई लोन दे दिया तो उसको कवर करता है, पर वो बंदा जो है यहाँ का सामान लेगा, मतलब एक्सपोर्टर उसमें इंडिया का होना चाहिए, बाहर का वो आदमी जो इंडिया के एक्सपोर्टर से गुड्स ले रहा है वो चीज कवर होंगे इसमें। आगे देखिए अदर स्पेशल गारंटी एंड स्कीम, अब कौन कौन सी है, ट्रांसफर गारंटी। व्हेन ए बैंक इन इंडिया एड्स इट्स कंफर्मेशन टू ए फॉरेन लेटर ऑफ, तो आपने देखा था कि कई बार क्या होता है इस तरह है, और ये कंफर्मिंग बैंक है, और कंफर्मिंग बैंक हमेशा एक्सपोर्टर कंट्री में होता है, तो एक्सपोर्टर कंट्री का कंफर्मिंग बैंक इंडिया का बैंक होगा और फॉरेन से एलसीआई है। तो ऐसे मामले में इट बाइंड इटसेल्फ टू ऑनर द ड्राफ्ट drawn by the beneficiary on the letter of credit without recourse to him provided such draft and are in accordance with the, तो अगर वो ड्राफ्ट यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए अगर वो प्रॉपर हैं तो वो एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि तुम सही से ड्राफ्ट भेज दो, पेपर भेज दो, मैं आपका पेमेंट करूं। द कंफर्मिंग बैंक विल सफर ए लॉस इफ द फॉरेन बैंक फेल्स टू रिम्बर्स, अगर यहां से पेमेंट नहीं आएगा फॉरेन बैंक से तो इसको दिक्कत होगी। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, अब देखो एक आया ये वाला, अभी तक हम एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कवर नहीं कर रहे थे, अभी तक हम एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कवर नहीं कर रहे थे। इस स्कीम में क्या कहता है देखते हैं, कवर अंडर अ स्कीम इज अवेलेबल पेमेंट शेड्यूल ओवर ए पीरियड ऑफ बियॉन्ड 12 मंथ एंड अप टू द 15 ईयर। कौन से, जो आगे आने वाले 1 साल और 1 साल से आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं। कवर अंडर स्कीम इज अवेलेबल पेमेंट स्पेसिफाइड इन यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, एई दिरहम और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी इन ये जो एक्सचेंज रिस्क कवर कर रहे हैं कुछ खास कंट्रियों के लिए कर रहे हैं। खास कंट्री वो खास कंट्रियां जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक ठाक है, उनके लिए उन्होंने एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम बनाई है। कवर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड इन अदर कन्वर्टेबल करेंसी, और किसी और करेंसी के लिए ईसीजीसी को डिस्कशन दिया वो करे या ना करे। इस वाले पॉइंट को देखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का भी है। द कॉन्ट्रैक्ट कवर प्रोवाइड डिडक्टिबल 2% लॉस और गेन विद इन द रेंज ऑफ 2% of the reference rate will go to the exposure account, एक्सपोर्टर अकाउंट, यानी 2% तक का जो प्रॉफिट लॉस है उसे तो एक्सपोर्टर ही बियर करेगा। 2% से जब ज्यादा लॉस होता है, एक्सीज 2%, will make good for the portion of loss in excess of 2%,
बट नॉट एक्सीडिंग 30%, 35%। तो यानी कि ये जो ईसीजीसी कवर करेगा 35% तक का फ्लक्चुएशन तो बियर कर सकता है। 2% में तो कहता है इतना तो आप ही बियर कर लो, लेकिन 2 से 35 तक। इन अदर वर्ड, gains or loss up to 2% beyond 30% reference rate will be exporter account, gain or loss over 2% up to ECGC account। ठीक है, और अगर वो पॉलिसी कवर कर रहा है तो 2 से 35 तक ही कवर करेगा, 2 से 35 तक ही कवर करेगा। उससे कम या ज्यादा होगा तो उसे फिर वो जो एक्सपोर्टर है वही देखेगा। मैच्योरिटी फैक्टरिंग, full fledged factoring services take care of the export credit guarantee for the exporter beside their financing needs. Factoring service covers financing and collection of receivables service transaction between the buyer and seller. It also includes the credit protection beside improving। अब देखो जरा कोई बताएगा कि ये क्रेडिट प्रोटेक्शन वाली जो पॉलिसी होती है या स्कीम होती है उसको विद रिकोर्स बोलते हैं या विदाउट रिकोर्स बोलते हैं? फैक्टरिंग में क्रेडिट प्रोटेक्शन अगर दे रहा है फैक्टर तो कौन सी होगी? बोलो। विदाउट रिकॉर्ड्स। विदाउट रिकोर्स होगी। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना जब फैक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता होगा ना वो अपने को ईसीजीसी से क्या करा लेता होगा? इंश्योरेंस करा लेता होगा, गारंटी। ठीक है। अब आया ईसीजीसी फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड। अब ईसीजीसी फैक्टरिंग में क्या क्या होता है देखो, इसमें फैसिलिटीज परचेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, प्रोवाइड अप टू 90% फाइनेंस अगेंस्ट अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन। नॉर्मल उसमें 80% है, ईसीजीसी की जो फैक्टरिंग सर्विसेज है यानी ईसीजीसी खुद कर रहा है फैक्टरिंग सर्विस, ईसीजीसी 90% तक दे रहा है। फुल क्रेडिट गारंटी दे रहा है डिफॉल्ट पे और इंसॉल्वेंसी की भी, उसके सेल्स लेजर मेंटेन कर रहा है और फॉलो अप कर रहा है कलेक्शन में। तो बेसिकली यहां जो हम पढ़ रहे हैं जो अदर फैक्टर करते हैं ना, ऐसा ही काम कौन कर रहा है? ईसीजीसी फैक्टरिंग। एलिजिबिलिटी ईसीजीसी किसको ट्रीट करता है? जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, ठीक है। डीलिंग विद डीए टर्म्स, ओपन अकाउंट टर्म्स विद बायर। अब डीए का मतलब क्या होगा? कोई जरा लगाओ तो दिमाग। डीलिंग एजेंट, डीए डीलिंग ऑन टर्म्स, ओपन अकाउंट टर्म्स विद बायर। ये डीए का मतलब कुछ समझ में आ रहा है किसी को? चलो मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो, छोड़ दी। डायरेक्ट एडवांस। डीलिंग नहीं, डायरेक्ट एडवांस तो नहीं होगा, कुछ और होगा। डीलिंग एजेंट टर्म्स, डीलिंग अथॉरिटी टर्म्स, ऐसा कुछ हो सकता है। हैविंग अनएक्सपेक्टेड बल्क ऑर्डर ऑफ टू एग्जीक्यूट, एक्सपोर्टर फेसिंग लार्ज वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल। तो बेसिकली यही फैसिलिटी कौन देता है? फैक्टर भी किसी को सर्विसेज देता है तो इन्हीं कंडीशन में देता है, ठीक है। The facility allow exporter to avail additional finance, eliminate the need of the routing export bill through the commercial bank, also need to follow up with the buyer for। तो अब यहाँ पे क्या है, उसको बोला हुआ है कि उसको एलिमिनेट कर देता है कॉमर्शियल बैंक से कांटेक्ट, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं जाना पड़ा उसे, वो सीधे कहाँ जा सकता है? ईसीजीसी के पास, वो बिलों को हैंडल करा सकता है ईसीजीसी से। अब आया इंश्योरेंस कवर फॉर बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। तो पहले बायर्स क्रेडिट समझ लेते हैं। बायर्स क्रेडिट मैंने एक बार पहले भी समझाया था, फिर आप समझ लीजिए कि इधर सेलर है, इधर बायर है, ठीक है, और यहां से गुड्स देता है और यहां से उसे पेमेंट मिलती है किसी और बैंक से, ठीक है। और ये अरेंज कौन कराता है? बायर, अरेंज्ड बाय बायर, बायर अरेंज कराता है।
तो ऐसी पॉलिसी, ऐसी कंडीशन को बायर्स क्रेडिट बोलते हैं। तो कह रहा है इंश्योरेंस कवर यानी आपने अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो सेलर क्या नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बायर्स क्रेडिट इज ए क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय बैंक इन इंडिया टू एन ओवरसीज बायर। बायर बाहर का है लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज ए करेंटली गारंटी इन टू इंडिया टू ओवरसीज बैंक, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। तो आम पब्लिक के अलावा, आम जो पब्लिक है उसके अलावा अगर फाइनेंस करते हैं तो उसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। फॉर पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि भैया ये जो आपकी कंट्री के इंपोर्टर हैं, आपकी कंट्री के जो इंपोर्टर हैं, आपकी कंट्री के इंपोर्टर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अ नंबर ऑफ इंपोर्ट्स इन द ओवरसीज कंट्री मे बी इंपोर्टिंग गुड्स। ठीक हो गया। क्या क्या रिस्क कवर करते हैं देखो इसमें, वो पॉलिटिकल हो गए, और तो रिस्क दो ही तरह के हैं, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल। 90% तक का कवरेज दे रहे हैं आपको। ये सारी कंडीशन वही है, सारी वही कंडीशन है, पॉलिटिकल में क्या है और उसमें क्या है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आप बाहर जाके कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल से, अनटाइड लोन से, पर्पज ऑफ सेटिंग अप द एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट विल बी, मतलब आप बाहर जाके प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट मे बी आइदर द कैश ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स। अब देखो यहाँ पे, आप जब मान लिया आप अफ्रीका गए, अफ्रीका में आपको बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, उसके लिए मशीनें चाहिए, वो मशीनें आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया वाला एक्सपोर्ट कर रहा है आपके लिए, तो अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, द कवर वुड बी अवेलेबल द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद द एनुअल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो जो भी आप यहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ही मिल रहा है। द रिस्क ऑफ वार, एक्सप्रोप्रिएशन, restriction and remittance covered under the scheme as investor would having the hand of management of joint venture। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ जॉइंट वेंचर करे हुए हैं, तो उसमें जो है पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है फिर, तो पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। मेन फीचर ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, मेन फीचर्स ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री। To qualify for investment insurance, there should be preferably be bilateral agreement protecting investment one country or to another। तो ऐसे वाले में जो इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में एक बाइलेटरल एग्रीमेंट होना चाहिए दो कंट्रियों के बीच में, जिससे थोड़ा सा उसका वो कम हो जाए। ठीक है, द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवर विल नॉट नॉर्मली एक्सीड 15 ईयर। तो जो बड़े, जब गवर्नमेंट शामिल हो जाती है ना, बाहर की बड़े बड़े लोग शामिल, तो उसके लिए 15 साल तक का टेन्योर है। आमतौर पर इस जो पॉलिसी होती है वो 12 मंथ की होती है, 1 ईयर की होती है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में, ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लॉन्ग कंस्ट्रक्शन, जिसमें बड़ा लंबा 3 साल बनने में लग गए, 5 साल बनने में लग गए, द कवर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टेन्योर। तो नॉर्मली 15 साल है। देखो यहाँ पे आपने 15 साल की पॉलिसी इशू कर दी है, पता लगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट यहां पर हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट यहां पर हो रहा है, तो यहां से भी 15 साल, जिसको फर्दर 5 ईयर बढ़ा के 20 ईयर तक कर सकते। ठीक है, कवरेज इतना है, ये पॉलिटिकल रिस्क है 15 और 15। ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर of reputed large value exporter which otherwise could not fully address under। ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं वो कवर नहीं हो पा रहे, और बहुत ही मतलब अलग तरह का और बहुत बढ़िया एक्सपोर्टर है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक पॉलिसी कवर बना सकते हैं। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा
एक बार 15-20 साल पहले एक शेखर सुमन एक वो है धारावाहिक आता था उनका, नाम भूल गया कुछ जासूसी धारावाहिक आता था उनका। तो उन्होंने पता नहीं क्या एक फिंगर का या अपने हाथों का इंश्योरेंस कराया था कुछ करोड़ रुपए में। तो नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट होते नहीं थे, तो एक अलग से कोई बंदा कोई स्कीम पूछने आया तो उसकी डिजाइन की गई स्कीम। ठीक है, कॉमर्स कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी आर कंसीडर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर एंटिसिपेटेड एनी मोर देन 10 लाख। ऊपर भी था ना स्पेसिफिक बायर और टर्नओवर पॉलिसी में, भाई जहां पे प्रीमियम 10 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर का मतलब प्रीमियम टर्नओवर है, बिजनेस टर्नओवर नहीं। अदर एस्पेक्ट में क्या है, द कवर प्रोवाइड बाय ईसीजी इज नॉट ऑफ 100% एक्सपोर्ट मेड फाइनेंस अलाउड बाय द बैंक बट एक्सपोर्टर, तो आमतौर पर वो 95% करती है, 100% नहीं करती, ये बोला गया है। दूसरा में बोला हुआ है कि ये IRDAI के कंट्रोल में आता है, IRDAI के कंट्रोल में आता है। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया था, ECGC भी जो है IRDAI के कंट्रोल में आती है। मंथली डिक्लेरेशन are to be submitted by exporter having policies covering their whole export turnover, तो उसमें मंथली डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। The whole turnover insurance cover issued bank are now called exporter credit insurance for bank PC, एक्सपोर्ट के इंश्योरेंस भाई, तो वो तो ये ऊपर भी आ गया था इनका नाम। Discretionary limit for the financial guarantee up to which limit bank are permitted to allow, तो वो पहले से बता देगा कि भाई आप इतने से ज्यादा के एक्सपोर्ट फाइनेंस नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो कवर किए हुए हैं वो इतने के किए हुए हैं, इस तरह से कुछ पहले से हो जाए। नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉजिंग ऑफ क्लेम्स, अब मान लिया आपकी कोई पेमेंट फंस गई, ठीक है, बैंक है, यहाँ पेमेंट फंस गई, तो क्या करेंगे, अंडर ए फाइनेंशियल गारंटी बैंक आर required to file the ECGC a notice of default within 4 months from the due date of 1 month from the date of recall। यानी इसको ध्यान से सुनिएगा कि जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, मतलब भी पेमेंट नहीं आ रही है, उसके 4 मंथ के अंदर आपको ECGC को बताना है, और 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल। देखो रिकॉल क्या होता है, रिकॉल क्या होता है कि जिस डेट में आप क्लेम करते हैं, कहते हैं भैया पेमेंट दे दो मेरा, पेमेंट डिमांड करते हैं। एक तो हुआ नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड का मतलब आपको 4 महीने पेमेंट करना है। रिकॉल क्या होता है, वो बीच में भी आ सकता है कि आप मेरा जो है आपने कोई ऑर्डर किया था, कुछ में डिस्क्रिपेंसी हुई, कुछ ऐसा हुआ, तो बीच में भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर से पैसा मांग सकता है। सिंस द पॉलिसी एंड गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस एनी रिकवरी मेड बाय द एक्सपोर्टर। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस हो गया, अब 5 लाख का मांगा था और ECGC ने आपको 5 लाख दे दिए, ECGC ने 5 लाख दे दिए, लेकिन बाद में पेमेंट आ गई, तो जिस तरह की पॉलिसी है, जैसे मान लिया 65% की पॉलिसी थी, तो जो भी पैसा आएगा उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा। यानी क्लेम के बाद भी आ जाता है पैसा, आपने तो ECGC से क्लेम ले लिया, लेकिन बायर ने 2 साल बाद भेज दिया पैसा, अगर वो भेजेगा तो जिस रेशियो में आपको पहले क्लेम मिला था उस रेशियो में आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा ECGC का। फॉर मेजोरिटी ऑफ कंट्री द कॉर्पोरेशन प्लेस ऑन लिमिट फॉर कवरिंग पॉलिटिकल रिस्क, सच कंट्री आर रेफर टू ओपन कवर कंट्री। देखो जिनका पॉलिटिकल रिस्क कवर करता है उसको ओपन कवर कंट्री बोलते हैं, और कुछ इन केस ऑफ सर्टेन कंट्रीज वेयर द पॉलिटिकल रिस्क आर वेरी कवर इज ग्रांटेड ऑन ए रेस्ट्रिक्टेड बेसिस, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। फ्यू रिमेनिंग कंट्रीज अंडर रेस्ट्रिक्टेड कवर विच आर हाई रिस्क कंट्री
स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होता है उसमें। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी स्पेसिफिक कवर इज, अगर आप उससे स्पेसिफिक अप्रूवल लेंगे तो वो भी 6 महीने का होगा, फिर बाद में फिर लेना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ सीसीसी प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ होम्स, डायरेक्टर, कॉर्पोरेट under the specific approval list for which in case of finance bank are required to seek prior approval ECGC। तो कोई एडिशनल वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए ECGC से क्या है, अप्रूवल चाहिए होता है। चलो जरा जल्दी से बताओ तो ये पहला क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। एक्सपोर्ट आएगा सर। एक्सपोर्ट। पहले वाले ऑप्शन में आएगा एक्सपोर्ट है। चलो दूसरा, रिस्क है एक्सपोर्ट प्रमोशन के दूसरा बताओ। स्टैंडर्ड पॉलिसी कवर, रिस्क आना चाहिए। हाँ ठीक है, ओवरसीज बायर की वजह से जो रिस्क है वो होगा कवर, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क कवर्ड अंडर स्पेसिफिक हो, बताइए। गवर्नमेंट। है गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट आ जाएगा। अगला बताइए। करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लिए अलग से पॉलिसी है, ठीक है। अगला, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इशूड फॉर 12 months। 12 मंथ है। गारंटी कवर पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसेबल था ना, एक ड्यूटी ड्रॉबैक, और अगर कोई आपका इंसेंटिव है वहां से लेना है, गवर्नमेंट से मिलना है आपको कैश इंसेंटिव वगैरह, उसको कवर करने के लिए था ना एक। एक्सपोर्ट फाइनेंशियल। एक्सपोर्ट फाइनेंस। हाँ एक्सपोर्ट फाइनेंस में था, ठीक है। अगला, क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, पेज ऊपर कीजिए। अच्छा पेज आपको नहीं आ रहा, अब आ गया। यस सर। हाँ 7th वाले में क्या है, मैच्योरिटी फैक्टरिंग प्रोवाइड 100% क्रेडिट गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में होता है भाई, मैच्योरिटी फैक्टरिंग में था ना। वो जब डिफॉल्ट होता है ना, एनपीए हो जाता है। हाँ बैड डेब्ट्स अगर होंगे तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें। चलो बोलिए। एन एक्सपोर्टी एक्सपोज टू रिस्क इफ, कौन ऑनर नहीं करता है, बायर। बायर या इंपोर्टर, ठीक है। द इंपोर्टर इज एक्सपोज टू, इंपोर्टर को कौन सा रिस्क है, इफ सप्लायर, हाँ बोलो इसको, इसका आंसर दो जरा। बायर सेलर रिस्क। सेलर रिस्क। शिपमेंट रिस्क। नहीं, सेलर रिस्क। सप्लायर सेंड गुड्स नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड, तो ये देखो इसमें मैंने बताया था कि ये रिस्क रिवर्स होते हैं। रिवर्स। अगर बायर की बात करें तो सेलर वाला रिस्क है। आर्टिस्टमैन साईं आपका माइक जो है वो कर रहा गड़बड़, जब आप बोलें तब उसको खोलें, अदरवाइज वो करें, ठीक। हाँ, द लास्ट मिनट डिले इन शिपिंग द गुड ड्यू टू द स्ट्राइक एंड द पोर्ट, पोर्ट पे स्ट्राइक हुई है तो कौन सा है, शिपमेंट रिस्क। शिपमेंट रिस्क। शिपिंग है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क कुड लीड टू द कंट्री रिस्क फॉर द बायर एंड सेलर इन इंटरनेशनल, पॉलिटिकल रिस्क नहीं, पॉलिटिकल रिस्क आएगा या पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आएगा, सिचुएशन। सर रिस्क हाँ, आएगा। रिस्क ही पॉलिटिकल आएगा। सिचुएशन कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बोल दीजिए ना, ठीक है। ईसीजीसी प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस कह लीजिए, कवर कह लीजिए, ठीक है। ईसीजीसी पॉलिसीज आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस गाइडलाइन इश्यूड बाई IRDA. IRDAI, ठीक। डिफॉल्ट अंडर ईसीजी फाइनेंशियल गारंटी टू बैंक्स टू बी फाइल्ड विद इन कितने महीने में करना चाहिए? 4 months 4 मंथ है और और Recall 1 month के? from the date of recall. रिकॉल के 1 मंथ है, ठीक है। ईसीजीसी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन इज है 7-fold. भूल गए? उसमें मैंने ऐसे बताया था कि आपका सेवन A1, A2, B1, B2 वाला. B1, B2, C1, C2 और D, ठीक है। इसमें जो सेंटर वाला था उसका नाम मॉडरेट था, इधर को जाएंगे तो लो, इधर को जाएंगे तो हाई। चलो पहला वाला बताइए आंसर। सर तो अगर Risk is- मॉडरेटरी लो क्वेश्चन पूछेगा इसमें पूछ सकता है कि 7 तो फोल्ड के अलावा B1 को पूछ बोलेंगे ना ले सर, B1 moderate कैटेगरी low. क्या होती है, हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके. हाँ, रिस्क इज सी ऑप्शन अनप्लान्ड इवेंट. अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट इन लॉस, ठीक है। कंट्री रिस्क इज व्हेन बायर और बोरोवर इज फॉरबिडन. A. बाय द गवर्नमेंट टू ऑनर दिस, ठीक है। मतलब उसको बायर या बोरोवर को रोकते हैं जब, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट कवर ए सर ए. नॉन लोडिंग ऑफ गुड्स. नॉन लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द डिजायर्ड शिप. ड्यू टू रेन, है ना। तो करेक्ट. एक ये रेन की वजह से डिले होना ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, ये नेचुरल कॉज है ना। जबकि जो ऑपरेशनल रिस्क कवर करता है ह्यूमन या मशीनरी या सिस्टम के रिस्क को कवर करता है, ठीक है। आगे नहीं, इसमें 1 मिनट रुको, इसमें मुझे लग रहा ये है डी होगा आंसर D होगा। होगा. डिले इन होगा पेमेंट इसमें। बाय बायर होगा सर, ये हाँ डिफॉल्ट डी होगा, क्योंकि पेमेंट बायर जो डिले करता जी। है वो सर. उसका ऑपरेशन रिस्क है। तो इसका जी। मतलब ये है कि किसी भी तरह से डिले हो जाए, चाहे रेन से हो चाहे शिप से हो, तो वो सब कवर हो, यानी ये तीनों कवर होंगे और ये कवर नहीं होगा। स्टैंडर्ड ईसीजी पॉलिसी डू नॉट कवर, क्या नहीं करती है? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क. A. एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क इन ईसीजीसी 2 to 35%. D. डी वाला, ठीक है। जनरल पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी डू नॉट कवर, Commercial dispute between buyer and seller. हाँ उनके डिस्प्यूट कभी नहीं कवर करती। भैया लड़ाई तुम्हें अगर आपस में हो गई है तो तुम अपने आप जानो, ठीक है। गारंटी गिवन बाय पैकिंग बताओ, क्रेडिट इसका आंसर गारंटी. बताओ। पैकिंग Seventh क्रेडिट वाला गारंटी. एक्सपोर्ट मैं प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ कि कई लोग एब्सेंट हो रहे हैं भाई, कई लोग एब्सेंट हो रहे हैं। क्या करेंगे आप एग्जाम में? हाँ 7th का कौन सा आंसर है? सर पैकिंग क्रेडिट गारंटी. Given AC to cover loss of advances, incentive receivables by the exporter at pre-shipment stage. पैकिंग क्रेडिट गारंटी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस डी सर. नहीं अच्छा ठीक है, ये जो है इंसेंटिव की बात कर रहा ना। हाँ इंसेंटिव वाला एक्सपोर्ट प्रोडक्शन पे था ना। सर माइक में कुछ आवाज सर किसी का डिस्टर्बेंस किसी आ का रहा है. माइक है सर, किसी का माइक. वो माइक तो मैंने बताया था किसका है, अचीवमेंट साइन का था वो। सर वो मैं बंद कर दिया, देखिए तो अभी मैं अच्छा बंद कर दिया, में हूँ. अभी भी आ रहा है. अभी भी आ रहा। चलो अभी 1 मिनट देखता हूँ मैं जरा कौन है।
अब बंद हो गया सबका। तो कहीं वो कई बार माइक ना ऐसे रगड़ता है। सर 7 का क्या होगा आंसर सर? है 7th का? 7 का भी डिस्कस कर रहे हैं हम जरा। द गारंटी गिवन बाय ईसी टू कवर लॉस ऑफ ऑन एडवांसेस फॉर इंसेंटिव receivables by exporter at pre-shipment stage is called pre-shipment stage। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका? डी। B packing credit currency। सर प्री आप शिपमेंट लोग स्टेज में तो डी ही होना चाहिए। ये एक काम सर मेरे करते हैं ख्याल ना, से सी इसको आएगा ना सर, एक्सपोर्ट सर प्रोडक्शन बुक फाइनेंस में गारंटी। नोट्स में दिया हुआ है सर, हाँ कौन सा दिया हुआ उसमें? पॉइंट 2 एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, क्लियर लाइन दिया हुआ है, उसमें गिवन लिखा बाय है ना लाइन बैंक्स दिया अगेंस्ट हुआ है। इंसेंटिव इंसेंटिव रिसीव्ड एट रिसीवेबल्स। प्री यस सर, शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट हाँ तो स्टेज, ये जो प्रोडक्शन है ना, वही सी है जी सर। प्रोडक्शन मैंने अभी आपको एक फिगर बना के बताया था ना कि प्री शिपमेंट का पार्ट ही होता प्रोडक्शन। सी आंसर है, क्लियर कट लाइन दिया हुआ बुक 8th में। क्रेडिट गारंटीज ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस मींस दैट। डी वाला सर, फाइनेंशियर शेयर्स द रिस्क विद इंश्योरेंस कंपनी। गारंटी वाले में ना, गारंटी द वाले में। फाइनेंसर शेयर द रिस्क विद, हाँ बिल्कुल गारंटी वाले केस में हो रही है। गारंटी वाले में फाइनेंसर यानी बैंक शामिल हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा पता है आपको? पूरा शेड्यूल दिया हुआ है हमने आज। एग्जिम बैंक वाला नेक्स्ट चैप्टर। एग्जिम बैंक वाला करेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है कि आप अचिसमेंट साइन, तुम्हारी माइक से आ रही है आवाज है? ओके सर। हाँ, जब बोलना हो तब आप खोल लीजिएगा। हाँ तो मैं ये बता था कि ये मैंने पूरा जो है आज की 4 क्लासें हैं, ये हमारा एक पूरा हो गया और आज का दिन बीएफएम को दिया हुआ है हमने। उसके बाद ज्यादा फोकस हमारा एबीएम पे आ जाएगा, जो यूनिट छूटी हुई है वो कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है दिन रात एक हो जाइए, 2-1 दिन की छुट्टी अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, पुराने लेक्चर्स को देखिए, नोट्स पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट लेके जाइए, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट लेके आप एग्जाम में जाइए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए एग्जाम में। और इसको बिल्कुल लापरवाही से मत करिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आप ढंग से पढ़ के जाएं। आप इसको अदर एग्जाम की तरह मत ट्रीट करिए, आप इसको बिल्कुल भी अदर एग्जाम की तरह ट्रीट मत करिए। ये सीआईबी का एग्जाम है, बाकी मैं क्या कहूँ, जब आप पेपर देंगे सैटरडे संडे को तो आपको खुद मालूम हो जाएगा क्या करने गए हैं आप। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है स्टडी करिए। अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं 1 बजे, मिलते हैं फिर। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। 1 बजे का लिंक मैंने सब वहीं दिए हुए हैं ऑटोमेटिक, वहां से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।